हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स आशा। हाइड्रोकार्बन्स हम कर रहे थे क्लास 11th, आज लेक्चर 2 है। और एल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन से हमने काम करना शुरू किया था। मैं पहले ही बताया कि जो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है, आईपीसी नेमिंग वाला पार्ट है, उनसे हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो कहानी जो है वो हाइड्रोकार्बन्स के प्रिपरेशन और उनके मैकेनिज़्म और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनके मैकेनिज़्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आके रुकती है। वही काम हम कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ ऑन हाइड्रोकार्बन्स, ये बहुत एक्सटेंसिव है, काफ़ी डिटेल में चलेगा। आज दूसरा लेक्चर है। हम कोलबेज मेथड तक जा चुके थे एल्केन्स के प्रिपरेशन में, और कोलबेज मेथड के बाद अब कोलबे का दूसरा मेथड अपने को पढ़ना है, जहाँ हम कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड हमारा बचा था करने के लिए। तो आज की शुरुआत जो है वो कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से लेक्चर 2 की शुरुआत करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट हाइड्रोकार्बन्स लेक्चर 2। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह, आप देख रहे हैं कोर्स आशा। और चलिए शुरू करते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो हेडिंग डालते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इसमें कोई डायग्राम बना के आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मतलब किसी अपरेटस का डायग्राम वगैरह बनाकर बिल्कुल नहीं दिखा रहा हूँ। बस आप ध्यान रखें कि जो स्कीमेटिक डायग्राम होंगे वो बन जाएंगे। कोई अपरेटस का डायग्राम मैं कोशिश करूँगा बचूँ उससे। चलिए शुरू करते हैं। कोलबे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में ख़ास बात यह है कि सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट, यानी सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट, और सॉल्ट कौन से? कार्बोक्सिलिक एसिड के। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या हुआ? CH3COOH इज़ वन टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बेसिकली ये एसिटिक एसिड का एग्जांपल है, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सबसे कॉमन और आसानी से पाया जाने वाला एक बढ़िया सा प्रोटोटाइप है। तो इसमें से जब इस H को हम गायब कर दें और सोडियम या पोटेशियम लगा दें, बेसिकली ये बना दें CH3COONA या CH3COOK, तो ये कहलाते हैं सोडियम या पोटेशियम के कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट्स। ठीक, स्टोरी क्या है कि सोडियम या पोटेशियम के जो ये सॉल्ट्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट्स, अगर हम ये करें कि कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट्स को बहुत कॉन्सेंट्रेटेड लें, ये तो समझ आया। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो जो सॉल्ट्स हैं, मैं इसको जनरलाइज करके लिखना चाहूँ तो R लिख सकता हूँ, RCOONA या RCOOK, ठीक है ना। और इनका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेना चाहता हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। ये मेरी इच्छा है। अगर ऐसा किया जाए तो क्या होगा, देखें। अब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करानी है। मैं सोडियम का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो मैंने इसको पानी में मिलाया और करा दी इलेक्ट्रोलिसिस, करा दी इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस कराने से क्या होगा समझें। सबसे पहले तो NaOH बनकर निकलेगा, ठीक। H2 गैस निकलेगी। हुआ क्या, बेसिकली ये पानी जो है H+OH में टूटेगा, NaOH के साथ निकल जाएगा और H2 निकलेगी, और साथ में CO2 निकल जाएगी। ये सारा ड्रामा ख़त्म होने के बाद हमारे पास R के साथ R बचेगा, और ये जो कहानी बची ये एल्केन है। ज़रूरत पड़ने पर मैकेनिज्म समझाई जाएगी। फ़िलहाल तो रिएक्शन का टाइप समझ लें कि रिएक्शन हुई कैसे। ये रिएक्शन ऐसे हुई, ठीक। और दिमाग में एक बात रखें कि जो भी रिएक्शन है वो असल में उसकी जितनी भी मैकेनिज़म्स हैं वो प्रपोज्ड मैकेनिज़्म है। मतलब हम ये मानते हैं कि मैकेनिज़्म ऐसी होगी, होनी चाहिए। एग्जैक्टली कैसी है किसी को भी नहीं पता होता। तो पहले प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट पे आप नज़र मार लीजिए, बाद में उस पर आएंगे। अच्छा, एक बात और भी है कि मैं इस COONA वाले पार्ट को छोड़ दूँ तो जो मैंने एल्काइल ग्रुप लिया है, अगर उसमें एल्काइल ग्रुप में N कार्बन है, देख रहे हैं N कार्बन एटम्स, तो जो मेरा एल्केन है इसमें 2N कार्बन एटम्स होंगे। आप देखो, क्योंकि 2 कार्बन चेन जुड़ गई ना आपस में, 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ गए, तो 2 चेन होने वाली हैं, ठीक है ना। दिमाग में एक बात रखें अच्छी तरह से। अब गौर से देखो, इसका एक एग्जाम्पल बना लो। एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है, CH3COONA। इसके 2 मोल लगते हैं, दिमाग में रखें हमेशा। यहाँ पे आप पानी ले लीजिए, पानी के भी 2 मोल लग जाएंगे, और करा दीजिए इसकी इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस होते ही जो CH3 है वो CH3 ऐड हो जाएगा। ये हमारी अल्काइल ग्रुप है, ठीक। तो ये बन गया हमारे पास एथेन।
एथेन बनने के बाद हाइड्रोजन निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और 2 मोल NaOH भी बन के सामने आएंगे। खैर ये सबसे मतलब नहीं था, एथेन बन गई, वो हमारा मेन थे था एथेन बनाने का, तो एथेन अपन ने बना ली, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि ये जो रिएक्शन है, माना क्या जाता है, बेसिकली सारी रिएक्शन मानी ही जाती हैं, है ना। कुछ ऐसे होती है, समझो मैकेनिज्म को अगर समझे तो कैसे होती है तो इलेक्ट्रोलिसिस, तो बेसिकली कैथोड एनोड की चर्चा करनी होगी। तो सबसे पहले तो आयनाइजेशन होगा। आयनाइजेशन मतलब CH3COO Na का आप आयनाइजेशन कराइए। आयनाइजेशन कैसे होगा, CH3COO माइनस और Na प्लस। और इस रिएक्शन को उल्टा करके भी लिख देना चाहिए, क्योंकि जो भी डिसोसिएट होता है आयंस, वो दोबारा से रिकम्बाइन होने की पूरी पूरी टेंडेंसी रखते हैं, ठीक। इसी के साथ साथ आप वाटर भी लीजिए, और वाटर को भी आप यही कराने की कोशिश करिए। तो वाटर तो चुपचाप से H+ और OH- में डिसोसिएट हो जाएगा। अब आप एनोड पर ले जाइए, क्योंकि रिएक्शन तो एनोड और कैथोड पे ही करनी है। तो ये एनोड है, ये माइनस, और भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कॉमन सेंस से क्या बनने वाले हैं, CH3COO। और CH3COO अपने आप पे बहुत बहुत अनस्टेबल टाइप का आदमी है। तो मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लिखे थे, क्योंकि 2 मोल ही इसकी ज़रूरत होती है, तभी रिएक्शन होती है ना। ऊपर 2 क्यों नहीं लिखा, अरे वो तो रिएक्शन लिखी, उसमें मोल्स अपने मन से बढ़ा सकते हो, है ना। इससे क्या बनने वाला है, सबसे पहले तो T2CO2 निकाल दीजिए, क्योंकि ये सबसे अनस्टेबल टाइप की चीज़ है। फिर जो CH3 बचेगा वो एक और CH3 ग्रुप से ऐड होकर के एथेन बना देगा। तो थोड़ा साफ 3 लिख देता हूँ, इधर भी साफ लिख देता हूँ, ये 3 ठीक। ध्यान रखें, तो जो ये बीच में एक नन्ही सी अनस्टेबल स्टेट आई है, तो यहाँ से मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ये अनस्टेबल है, ठीक। चलो आगे बढ़ो, देखो क्या स्टोरी है कैथोड की। एट कैथोड, कैथोड पर क्या हो रहा है वो समझो। कैथोड पर सिंपल है, 2 चीज़ें हैं मेरे पास। एक तो हमारे पास कैथोड पर H+ है और Na+ है। इन दोनों में से कौन निकल जाएगा, तो कौन निकलेगा सोचो। रिएक्टिव कौन ज़्यादा है, सोडियम। तो कौन आसानी से रिड्यूस होगा, हाइड्रोजन। तो चर्चा हाइड्रोजन की है ना। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। हाइड्रोजन गैस कैसे, ये 2 कर लो यार, तो हाइड्रोजन निकल गई, ठीक है। बेसिकली एटम बनेंगे, एटम के बाद वो 2 एटम कंबाइन होंगे, जिसको एक रिएक्शन में लिख दिया गया है, ठीक। अच्छा एक बात इसमें प्रॉब्लम है, वो ये है कि आप देखो तो R और R 2 मिल रहे हैं ना आपस में। अगर रिएक्शन को देखो तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो R का है। R अपने आप में अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन लेके चल रहा हो, तो भी जो कंपाउंड है ये इवन नंबर ऑफ कार्बन लेके चलेगा। और R अगर इवन लेके चल रहा है, इवन नंबर ऑफ कार्बन, तो भी ये जो हमारा एल्केन है वो इवन नंबर कार्बन का ही आने वाला है। तो लिमिटेशन इसकी यही है कि जैसे वुड्स रिएक्शन हमने करी थी, तो वुड्स रिएक्शन के अंदर भी इवन नंबर कार्बन के ही हम लोग बना पा रहे थे एल्केन्स, ऑड नंबर के नहीं बना पा रहे थे। तो यहाँ भी यही होने वाला है कि असलियत में हमारे पास जो एल्केन आ रहा है वो सिर्फ इवन नंबर कार्बन्स का ही है, ठीक है। ये इसकी एक लिमिटेशन है कि ऑड नंबर के हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। खैर आगे बढ़ें, आगे बढ़ने के साथ साथ अगली रिएक्शन, किसका किसका रिडक्शन कराया जा सकता है। तो 10th स्टैंडर्ड में भी हम पढ़ के आते हैं, रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनमें से किसी को भी आप रिड्यूस कराएंगे तो आपको एल्केन ही मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि जब आप इन एल्केन को ऑक्सीडाइज कराते हो तो एल्कोहल मिलता है, वहाँ से फिर हम एल्डिहाइड में पहुँचते हैं, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में पहुँचते हैं, है ना। ये काम। अच्छा अगर रिडक्शन कराना है एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का उल्टा प्रोसेस करना है, तो आपको एक अच्छा, कम से कम ठीक ठाक से तो ऊपर ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, देखो जरा एल्कोहल की चर्चा करते हैं ना, हेडिंग डालते हैं एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। अब एल्कोहल की चर्चा देखो क्या है, जरा ROH, ये एल्कोहल मेरे पास है।
रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे मैं HI को इस्तेमाल करता हूँ। HI बहुत शानदार चीज़ है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ 2 लगा दो, है ना, 2 लगाने का पर्पज़ समझना क्या है। ये 423 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर मान लो, और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था रेड फॉस्फोरस का पर्पस रिएक्शन को इनिशिएट वगैरह कराना नहीं है। रेड फॉस्फोरस का पर्पस ये है कि जब भी जो आयोडीन बन के निकलेगी उस आयोडीन को अलग कैसे किया जाए। तो वो आयोडीन बेसिकली रेड फॉस्फोरस के साथ मिलकर रिएक्ट कर जाती है और वो पूरे सोल्यूशन में नीचे बैठी रह जाती है, ठीक है ना, ये कारण है उसका। खैर, अब रिएक्शन होगी, रिएक्शन के बाद क्या होगा समझो कि जो HI है वो टूटेगा और यहाँ से OH टूटेगा, OH टूटेगा और H के साथ मिलकर के सबसे पहले तो H2O निकल जाएगा, है ना, कोई परेशानी इसमें नहीं। और I मिलके I2 बना लेंगे, और तो यहाँ का जो एक H है वो बचा रह जाएगा, वो एक H पहुँच जाएगा R के पास, तो R और H मिलकर के ये एल्केन बना लेंगे। समझे, ये अल्कोहल से रिएक्शन, कोई परेशानी वाली बात नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब अल्कोहल से हो गया तो चलो एल्डिहाइड की चर्चा कर लो। फ्रॉम एल्डिहाइड, जरा मैं एल्डिहाइड से रिएक्शन करके दिखाता हूँ। एल्डिहाइड देखो क्या है, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, है ना, ये एल्डिहाइड है। यहाँ पर आप HI ले लीजिए, फिर से ये रिएक्शन यहाँ पे, ये कंडीशन यहाँ पे, और कंडीशन तो वही रहने वाली है। आप इस टेम्परेचर पे किसी की भी रिएक्शन कराएंगे इन चारों कंपाउंड जो बताए तो काम हो जाएगा, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड को कई बार थोड़ा सा ज़्यादा हीट करना पड़ता है, पर अगर आप इतना टेम्परेचर लिखते हैं तो कोई इसमें बुराई नहीं है। खैर, अब देखो क्या स्टोरी है, रिएक्शन की बैलेंसिंग के हिसाब से काम कर लेना, कोई परेशानी नहीं है। पानी निकालना है, पानी कैसे निकलेगा, देखो H2O और I2 तो निकलता ही निकलता है, और फॉस्फोरस को I2 के साथ रिएक्ट करा के बाद में निकाल देना, कोई तकलीफ नहीं है। ऑक्सीजन निकल गई, हाइड्रोजन निकल गई, क्या बचा गौर से समझो। यहाँ 4 ये लो, 4 लेने का क्या मतलब हुआ, समझाता हूँ। 4 लेने का सिंपल मतलब ये है कि इसके 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ वाटर बना के निकाल देंगे। आयोडीन अपने ये बन गई आयोडीन, ठीक, 2 जो हाइड्रोजन बचे इस कार्बन पे अटैच हो जाएंगे, तो RCH3 बन जाएगा, और RCH3 है होता तो एल्केन ही है, ठीक है। ये रिएक्शन की मैकेनिज्म कहाँ सीखेंगे, वो सब सीखेंगे जब हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ेंगे तब। फ्रॉम कीटोन, कीटोन से रिएक्शन कैसे होती है, कीटोन से कैसे बनाया जा सकता है, तो कीटोन का सबसे पहले तो फॉर्मूला देख लो, ये, ठीक, यहाँ मैंने R लिया, यहाँ R प्राइम लिया है, दे मे बी सेम, दे मे बी डिफरेंट, ठीक। यहाँ भी वही है, 4 की बैलेंसिंग है, और जो ऊपर कंडीशन थी वही यहाँ कंडीशन फॉलो हो रही है ना। तो ऑक्सीजन से पानी निकालो, तो पानी निकालो सबसे पहले, और आयोडीन को निकालो उसके बाद, और फिर देखो R प्राइम, और क्योंकि इधर R प्राइम हो चुका है और कार्बन की 2 वैलेंसीज बाकी हैं तो HH लगा दीजिए। ये हिस्सा जो है आपका एल्केन बन के आ रहा है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में तो आपने एक सीधा सीधा बैलेंसिंग देख ली है, या फिर रिएक्शन का टाइप देख लिया है कि HI से जब आप रिड्यूस कराएंगे तो वाटर निकाल देना है बस, और आयोडीन निकाल देनी है, जो कुछ बचेगा आपके लिए प्रोडक्ट होगा। तो फ्रॉम एसिड भी कर लेते हैं, फ्रॉम एसिड, ठीक, 6HI। और ये सब बैलेंसिंग की बातें मुझे याद है, इसलिए बैलेंसिंग लिख दी, बात खत्म। 500 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर समझ लीजिए, और रेड फॉस्फोरस तो चल ही रहा है। अच्छा, 500 केल्विन का टेम्परेचर क्यों लिखते हैं, मैंने पहले ही कहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स को थोड़ा सा ज़्यादा हीट करना पड़ता है। तो क्या बनने वाला है, पानी आप निकाल दीजिए, आयोडीन आप निकाल दीजिए, बैलेंसिंग की चर्चा आप करते रहिएगा, यहाँ पे आप 3 लगा दीजिए, है ना, 2 वाटर लगा दीजिए, और यहाँ पे RCH3 बचेगा, काम खत्म, ये एल्केन है। RCH3 कैसे बचेगा, R और C, इसके साथ आपने OH निकाला, इसके साथ आपने OH निकाला, तो ये जो अकेला बच गया, इस पे आपको हाइड्रोजन ऐड करने, कितना हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो, 3, वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, रिएक्शन का सिंपल टाइप यही है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है, समय आने पे मैकेनिज्म भी बताई जाएगी। अगली टाइप क्या है, बेरिलियम, और बेरिलियम है, एल्यूमिनियम है, इनके कार्बाइड्स होते हैं, ठीक। तो मैं लिख लेता हूँ, फ्रॉम Be2C एंड Al4C3,
इसको हम नाम देते हैं बेरिलियम कार्बाइड, इसको हम नाम देते हैं एल्यूमिनियम कार्बाइड। इनसे तो अगर इनसे रिएक्शन लिखनी भी है तो चलो लिख लेते हैं Be2C। इसमें बस कुछ नहीं करना है, पानी ऐड करना है, और पानी ऐड करते ही आपके पास मीथेन बन के उछलने लग जाएगी। ठीक, आप ध्यान दोगे जब एल्काइन पढ़ाऊंगा तो कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन आएगी। तो बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन होगी, बस वहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड आ जाएगा। ये OH है। ठीक, बैलेंसिंग कर लीजिए, बैलेंसिंग अपनी जगह है, बस रिएक्शन का टाइप तो यही है। और याद रखिएगा जो लास्ट रिएक्शन लिखी, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनियम कार्बाइड की रिएक्शन पूछी जाती है। तो रट के रखेंगे कि हाँ भाई एल्यूमिनियम कार्बाइड की भी कोई रिएक्शन थी। तो जितने प्रिपरेशन मेथड्स होते हैं उनमें से काफ़ी सारे मैंने करा दिए हैं, और इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है, फिर वो ज़्यादा ही कर जाना मतलब टाइम वेस्ट है। तो आगे बढ़ते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर, है ना। नया जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स। हम चर्चा सिर्फ एल्केन्स की कर रहे हैं। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स। सुनो भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन क्या है? बहुत सिंपल सी बात समझना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग किन की चर्चा करते हैं, दिमाग में लाओ तो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, सॉल्युबिलिटी है ना। ये सारी बातें इस बात पे डिपेंड करती हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस क्या हैं, कैसे हैं, ज़्यादा हैं, कम हैं, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी पर भी डिपेंड कर जाता है कि फोर्सेस वगैरह कैसी रहेंगी। ठीक, तो अगर सोचो तो जो एल्केन्स होते हैं वो पोलर होते हैं कि नॉन पोलर होते हैं? तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट एल्केन्स आर नॉन पोलर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो सारे के सारे नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर हैं तो किसी तरह की कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, किसी तरह का कोई ड्रामेबाजी नहीं। तो जो भी अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो सारी की सारी वॉन्डर वॉल फोर्सेस हैं, वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस हैं। वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस होती कैसी हैं? ये तो वीक होती हैं। वीक होती हैं का मतलब ये हुआ कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो कॉमन सेंस है कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा। ठीक, इसी वजह से जब आप देखते हो 1 से लेके 4 कार्बन तक तो ये बढ़िया वाली गैसेस होती हैं। और ना सिर्फ ये गैसेस होती हैं बल्कि शानदार गैसेस होती हैं। मतलब इनका अगर मीथेन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देखो तो -160 -180 के आसपास पहुंचता है। और C5 to C17 आप देखो अगर, तो ये जो हैं वो लिक्विड्स हैं, और C18 से ऑनवर्ड्स ये सॉलिड्स हैं। लेकिन सॉलिड्स भी कैसे? वैक्सी, कोई बहुत सॉलिड सॉलिड नहीं है, वैक्सी सॉलिड्स हैं। ओहो, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, बिल्कुल बिल्कुल वीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड बता दो यार, किस किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट बदलता है? तो बदलने का कोई खास लोचा नहीं है, बस इतना समझ लो कि जैसे जैसे मॉलिकुलर साइज बढ़ता चला जाता है, मतलब मॉलिकुलर मास बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे मॉलिकुलर साइज बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे मॉलिकुलर साइज बढ़ेगा वैसे वैसे वंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगी, और बढ़ेंगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक, तो लिख लो इस बात को कि एज molecular mass increases, van der Waal force increases। ठीक, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों के दोनों इंक्रीजेस। कोई दिक्कत? मतलब ये हुआ, मालूम चला कि अगर हमारे पास कम कार्बन की चेन है तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ज़्यादा कार्बन की चेन है तो ज़्यादा होगा। अच्छा, मान लो कि कार्बन का चेन बराबर है, बराबर मतलब नंबर बराबर है कार्बन के, तो आइसोमर्स भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो आइसोमर्स में क्या होता है? इन आइसोमेरिक एल्केन्स, इन आइसोमेरिक एल्केन्स क्या सिस्टम है समझो। आइसोमेरिक एल्केन्स के अंदर ये मान लो, ठीक, इसी की जगह पर ऐसा केस ले सकते हो, इसी की जगह पर ऐसा केस ले सकते हो। अगर तुम गौर से देखो तो एक नॉर्मल है पेंटेन, ठीक, एक है आइसोपेंटेन, एक है नियोपेंटेन। इनमें अगर आप बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देखोगे,
बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड कुछ ऐसा मिलेगा, लेस ब्रांच्ड, जितना जितना कम ब्रांचिंग होगी उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक, तो हम कहेंगे ब्रांचिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखना है, ध्यान रहेगा, ब्रांचिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान रखना। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ब्रांचिंग हो जाती है मॉलिक्यूल के अंदर तो जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होती है उतना कम सरफेस एरिया होता है, जितना कम सरफेस एरिया होता है उतना ही कम वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक, जिसकी वजह से ब्रांचिंग ज़्यादा होने से वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट घटता है। डेटा के नाम पे बता देते हैं कि लगभग लगभग ये 309.1 के आसपास डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट है ना। डिग्री सेल्सियस बोल दिया, केल्विन में होगा ये तो, क्योंकि अभी तो 5 ही पेंटेन तक पहुँचे हैं, तो केल्विन की बात है। ठीक, और बीपी की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखें, ये 301 केल्विन है और लगभग लगभग 282 केल्विन के आसपास का डेटा है ये। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंडिंग थी। अब अगर चर्चा करनी हो मेल्टिंग पॉइंट पे तो आओ भाई, मेल्टिंग पॉइंट पे कमेंट कर लो। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? चर्चा मेल्टिंग पॉइंट की समझो। मेल्टिंग पॉइंट में भी कोई लोचा नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जो इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट में आपको दिखाई देता है रेगुलर, मेल्टिंग पॉइंट में वो रेगुलर इंक्रीज दिखाई नहीं देता। मतलब समझाता हूँ, एक छोटा सा डेटा देखो। ठीक, लिख लें, इंक्रीजेस एज मोलिकुलर मास इंक्रीजेस, increases as molecular mass increases। ठीक, जैसे जैसे मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, बट वेरिएशन इज नॉट रेगुलर। क्यों नहीं है रेगुलर? तो सबसे पहले तो उसका एक डेटा देखो तो फील आएगा कि रेगुलर नहीं होने का क्या मतलब है। जो वेरिएशन रेगुलर नहीं है वो क्या है समझो। मान लो कार्बन 3 है, फिर कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8, कार्बन 9, है ना। ये है, ये क्या, कार्बन 8, 9, 10। बेसिकली ये कुछ एल्केन्स हैं स्टार्टिंग के, जिनमें 3 कार्बन है, जिनमें 4 कार्बन है, जिसमें 5 है, जिसमें 6 है, जिसमें 7 है कार्बन। मतलब हम चर्चा कर रहे हैं प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, इस तरह से। अगर इनका आप में एमपी देखने की कोशिश करो या यानी कि मेल्टिंग पॉइंट देखने की कोशिश करो तो इसका 85 के आसपास आता है। ठीक, इसका 134 के आसपास आएगा, वेरिएशन देखना। और अगले वाले का 143 आएगा, बहुत कम वेरिएशन है। फिर 178 आएगा, फिर 182, देखो बहुत कम वेरिएशन। फिर 216, बहुत ज़्यादा वेरिएशन। फिर 222, बहुत कम वेरिएशन। इसके बाद जो C10 होता है उसका लगभग लगभग आप मान के चलो कि 240 के आसपास, 240 के आसपास ये आता है। क्या मतलब हुआ? देखने में मालूम पड़ता है कि 3 से 4 में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया, पर 4 से 5 में आया, 5 से 6 में बड़ा डिफरेंस आया। मतलब देखना गौर से, जब ऑड से इवन में जा रहे हैं तो डिफरेंस कम है, पर जब इवन से ऑड में जा रहे हैं तो डिफरेंस ज़्यादा है। ओ सॉरी, जब ऑड से इवन में आ रहे हैं तो डिफरेंस काफ़ी है, और इवन से ऑड में आ रहे हैं तो डिफरेंस कम है। फिर हम इवन में जा रहे हैं तो डिफरेंस काफ़ी है, फिर हम ऑड में जा रहे हैं तो डिफरेंस बहुत कम है। ऐसा क्यों? एक ही कार्बन बढ़ रहा है 3 से 4 में और डिफरेंस कितना ज़्यादा आ रहा है, पर एक ही कार्बन बढ़ रहा है 4 से 5 में, डिफरेंस कम आ रहा है। एक ही कार्बन बढ़ रहा है 5 से 6 में, लेकिन डिफरेंस अच्छा खासा है। 6 से 7 में एक उतना ही, एक ही कार्बन का डिफरेंस है, लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो बहुत कम है। उसका कारण क्या है? इसको कहते हैं ऑल्टरनेशन इफेक्ट, है ना। इसको ऑल्टरनेशन इफेक्ट बोलते हैं। ऑल्टरनेशन इफेक्ट, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है या कैसे समझें कि ऑल्टरनेशन इफेक्ट क्यों आ रहा है? ऐसा क्यों है कि जब हम
इवन नंबर कार्बन्स में है तो जो मेल्टिंग पॉइंट है करस्पॉन्डिंगली ज़्यादा हाई है, और ऑड नंबर कार्बन्स में है तो कम है। तो कारण देखो क्या है। जैसे मान लो आपने जिगजैग चेन बनाई, ठीक, ये केस बनाया आपने, अच्छा लगा आपको। यही चीज़ इसके बाद आप बनाइए या इससे पहले आप बनाइए। या मान लो कि 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन आपने बनाया है, ये आपने बना दिया पेंटेन। तो गौर से देखो, पेंटेन के अंदर जो कार्बन्स हैं, टर्मिनल कार्बन्स, वो एक ही दिशा में हैं, और इवन नंबर कार्बन में जो टर्मिनल कार्बन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में होने से जो इनका सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा और इनका सरफेस एरिया घट जाएगा, जिसकी वजह से करस्पॉन्डिंगली इसका मेल्टिंग पॉइंट इसके मेल्टिंग पॉइंट से बहुत ज़्यादा डिफरेंस रखेगा, ठीक है ना। तो जितने एन एल्केन्स हैं, एन एल्केन का मतलब नॉर्मल एल्केन्स हैं, उन सब में जितने इवन नंबर्स हैं उनका सरफेस एरिया इसी वजह से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से करस्पॉन्डिंगली उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और ऑड नंबर वालों का कम होगा। तो अगर बीपी का हम ग्राफ बनाए ना, ठीक, ये बीपी का ग्राफ बनाए मास नंबर के साथ मान लो, तो एकदम रेगुलरली बढ़ता है। पर वहीं अगर हम एमपी का ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो एमपी का ग्राफ ऐसे बढ़ता है। पहले तो देखो, ऑड से इवन, इवन से ऑड, ऑड से इवन, इवन से ऑड, ऑड से इवन, इवन से ऑड, ऐसे करके ग्राफ जाता है। समझ आया क्या किया ये? बड़ा सिंपल है। अच्छा, अब चर्चा किसकी करें? अब चर्चा सॉल्युबिलिटी की करते हैं। सॉल्युबिलिटी, खेल किसका? सॉल्युबिलिटी का। आइए भाई सॉल्युबिलिटी के साथ खेलते हैं। सबसे पहली बात सॉल्युबिलिटी कैसे है, तो कॉमन सेंस है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये शब्द तो आपको भूलना ही नहीं है। अगर लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो सारे के सारे एल्केन्स होते कैसे हैं? पोलर नहीं, नॉन पोलर होते हैं। अगर सारे के सारे नॉन पोलर हैं तो कॉमन सेंस है कि पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर तो घुलेंगे ही नहीं, यानी कि वाटर में तो बिल्कुल घुलना नहीं है इनको। हाँ, बिल्कुल नहीं घुलते हैं। एल्कोहल में, हाँ एल्कोहल में सॉल्युबिलिटी होती है मगर फिर भी बहुत कम होती है। बहुत कम का मतलब जो लोअर एल्कोहल्स हैं वहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा है, जो लोअर अल्कोहल्स हैं वहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा है। जैसे जैसे हायर अल्कोहल्स के अंदर घोलने की कोशिश करोगे तो आसानी से घुलेंगे, लेकिन कहाँ ज़्यादा घुलेंगे? तो ज़्यादा कहाँ घुलेंगे? ज़्यादा घुलेंगे ईथर के अंदर, ठीक। दूसरा, सबसे अच्छा काम, आप जब भी कभी किसी नॉन पोलर के अंदर घोलना हो किसी ऑर्गेनिक मटेरियल को, तो बेंजीन के अंदर डिजोल्व कर दीजिए, हो जाएगा। और बताइए, और सर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको पता है ना, CCl3 के अंदर घोल दीजिए तो भी घुल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना, ध्यान रखें। हाँ, ये सिंपल है, अच्छा भी है और कोई परेशानी नहीं है। दूसरी बात ये है कि जितने भी एल्केन्स हैं, है ना, या नॉन पोलर एल्केन्स हैं, वैसे नॉन पोलर ही होते हैं, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, नॉन पोलर एल्केन्स हैं, ये सब हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब पानी से डरने वाले, पानी को रिपेल करने वाले, हम लिख लेते हैं वाटर रिपेलिंग, ये सब वाटर रिपेलिंग होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखें। इसका क्या मतलब हुआ? अरे कुछ नहीं, वाटर रिपेलिंग होती है, बात ध्यान रखो, बस बात खत्म, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है तो इसका कोई यूज़ बताओ ज़रा। यूज़ कुछ नहीं है। आप कभी कपड़े धुलवाए होंगे, ड्राई क्लीन कराया होगा, तो वहाँ पे पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, है ना, ड्राई क्लीन करने के लिए। वो इसीलिए करते हैं, जो ग्रीस वगैरह के मटेरियल हैं, वो ग्रीस वगैरह ऑर्गेनिक मटेरियल होती है और वो हाइड्रोफोबिक होती है, उस पानी पे नहीं चिपकती है, तो पानी से उसको साफ़ कर पाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो ग्रीस है, ऑयल के पार्टिकल्स, उनको पानी से धुलना मुश्किल होता है। तो पानी से अगर धुलना मुश्किल है तो इसका मतलब ये कि कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जिसमें कि ग्रीस वगैरह आसानी से डिजोल्व हो जाए। तो पेट्रोल कैसा है या पेट्रोलियम गैस कैसी है? तो पेट्रोल की गैस या पेट्रोल जो भी है वो होता तो नॉन पोलर है, और नॉन पोलर है तो आसानी से ग्रीस मटेरियल उसके अंदर डिजोल्व हो जाएंगे, उनको स्केप कराया जा सकता है, जिसकी वजह से हम ड्राई क्लीनिंग के लिए पेट्रोल गैस का इस्तेमाल करते हैं ग्रीस वगैरह हटाने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी एल्केन्स हैं इन सब की अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी जो है, ये जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू वो 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है।
मतलब इससे ऊपर जाने के बाद आप कितना भी मोलिकुलर मास बढ़ाने की कोशिश करो, डेंसिटी नहीं बढ़ती। अब डेंसिटी नहीं बढ़ती तो कॉमन सेंस है कि ये लिमिटिंग वैल्यू इसीलिए तो लिखी गई है। अच्छा, अगर लिमिटिंग वैल्यू 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो हम ये कह सकते हैं ना कि लाइटर देन वाटर। तो चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, वैक्सी चाहे गैस हो, आप गैस तो खैर हल्की, लिक्विड भी मान लो हल्का ही है, लेकिन जो वैक्सी सॉलिड्स हैं वो भी आराम से पानी में तैरेंगे। ठीक है, तो लाइटर देन वाटर, ध्यान रखें। मॉलिकुलर मास आप कितना ही बढ़ा दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एल्केन्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो चलो भाई केमिकल प्रॉपर्टीज़ की चर्चा करें। क्या कहती है केमिकल प्रॉपर्टी? तो केमिकल प्रॉपर्टी ये कहती है कि एल्केन्स जो हैं बहुत कम रिएक्टिव हैं। ठीक, एल्केन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव, और वेरी लेस रिएक्टिव होने की वजह से ही आर कॉल्ड पैराफिन। पैराफिन का मतलब होता है जिनकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत कम हो, इसी वजह से इनको पैराफिन बोला जाता है। ठीक है, लेकिन जो भी इनकी रिएक्शंस हैं उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपके पेपर में आ सकती हैं या होती भी हैं इनके लिए इंपॉर्टेंट, वो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो ये आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कुछ नहीं है, बेसिकली ऐसा समझो कि एक कार्बन है, इस कार्बन ने एल्केन के अंदर 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। 4 बॉन्ड्स में से चारों हाइड्रोजन के साथ हो सकते हैं मीथेन के केस में, और एक कार्बन के साथ और 3 हाइड्रोजन के साथ हो सकते हैं एथेन के केस में। या ऐसे हायर में चले जाएं और नॉर्मल एल्केन्स की बात करें तो आगे पीछे कार्बन कार्बन हो सकते हैं, एटलीस्ट 2 तो हमारे पास हाइड्रोजन रहेंगे रहेंगे अगर नॉर्मल केस लिया जाता है तो। ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर किसी भी एक एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को, मतलब अपने फंक्शनल ग्रुप को अटैच कराया जाए कार्बन के साथ बाय रिमूविंग एन हाइड्रोजन एटम। ठीक, तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं, वी कैन से रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ज़रा रिएक्शन करके बताइए, तो चलो रिएक्शन करके पहले बता देते हैं, है ना। तो इस सब्स्टिट्यूशन के अंदर जो मेरे पास सबसे पहला खिलाड़ी मेरे लिए आएगा, वो सबसे पहला खिलाड़ी होगा हेलोजिनेशन। सब्स्टिट्यूशन में ध्यान रखना, अभी सब्स्टिट्यूशन की हेडिंग के अंदर आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन में हेलोजिनेशन। ठीक है, एल्केन्स का हेलोजिनेशन का क्या मतलब है कि हेलोजन ऐड कराना। अब ध्यान रखें, हेलोजिनेशन जो है वो 2 तरह से कराया जा सकता है। एक तो एट हाई टेम्परेचर्स, मतलब 560 टू 600 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर हो, और दूसरा ये हो कि यूवी लाइट प्रेजेंट हो। वैसे तो क्लोरीन और फ्लोरीन को यूवी की ज़रूरत नहीं होती है, सनलाइट में भी काम चल जाता है, बट हम क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन की भी चर्चा करेंगे इसलिए। ठीक, और अगर हेलोजेंस की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो फ्लोरीन महान आदमी है, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम, और आयोडीन सबसे कम। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, ये याद होना ही चाहिए, और इसमें कोई ख़ास बात भी नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो गई। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बाद जरा क्लोरीन की रिएक्शन करा लें। फ्लोरीन की क्यों नहीं सबसे पहले बता रहे हैं? कारण है, फ्लोरीन थोड़ा सा धमाकेदार रिएक्शन करती है, इसलिए हम फ्लोरीन से बचने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा? क्लोरीन। तो क्लोरीन बाबा हाजिर हों, क्लोरीन की चर्चा करें। मान लो हम एग्जाम्पल मेथेन का लेके चलते हैं, आप चर्चा किसी की भी कर सकते हैं, मैं एग्जाम्पल मेथेन का बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो मान लो आपने मेथेन लिया CH4, और साथ में आपने ली क्लोरीन, और आपने मान लो सनलाइट ली, और सनलाइट नहीं ली है तो 560 केल्विन के आसपास टेम्परेचर कर दीजिए तो भी काम चल जाएगा। और ध्यान रखें, बहुत कोई शानदार सनलाइट
ज़्यादा इंटेंसिटी की नहीं डालनी है, क्योंकि क्लोरीन के केस में थोड़ी सी वाइब्रस रिएक्शन हो जाती है ना। तो मीथेन के केस में ये हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, क्लोरीन टूटा, क्लोरीन फ्री रेडिकल टाइप रिएक्शन देगा, और फ्री रेडिकल टाइप रिएक्शन देने के बाद वो सबसे पहले कार्बन पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन टूटेगी, HCl बनेगा और CH3Cl बनेगा। अब जो CH3Cl बनकर आया है सैंपल में रहने वाली Cl2 उसके साथ भी रिएक्ट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। अगर कर जाएगी तो फिर से एक हाइड्रोजन टूट जाएगा, एक क्लोरीन वहाँ ऐड हो जाएगा और HCl फिर निकल जाएगा। CH2Cl2 के साथ फिर Cl2 ऐड करेंगे तो HNO के साथ आपके पास एक और निकला और एक क्लोरीन और जोड़ा, हाइड्रोजन निकल गया। ये इसको हम लोग नाम देते हैं क्लोरोफॉर्म, तो मैं अलग कलर से लिख देता हूँ क्लोरोफॉर्म। ठीक, क्लोरोफॉर्म। अब जो ये CHCl3 है, इसमें आप फिर से Cl2 को जोड़ें और यही रिएक्शन, यही कंडीशन फिर से लगाएं तो CCl4 बन जाएगा, एक हाइड्रोजन और हट जाएगा। तो ये जो चीज़ है इसी को हम नाम दे रहे थे अभी बेटा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये ठीक है। अच्छा, क्लोरीनेशन तो हो गया, ब्रोमिनेशन की चर्चा करो। तो चलो भाई ब्रोमिनेशन पढ़ा देते हैं, या फिर कलर चेंज करते हैं, ब्रोमिनेशन हेडिंग डालते हैं। ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन के अंदर हमें ब्रोमीन की रिएक्शन करानी है। तो चलो ब्रोमीन की रिएक्शन करें, मान लो एथेन से कराने की कोशिश करते हैं ना। एथेन से क्यों, पहले वाली कहानी को यार छोड़ो, अब कितनी बार वही चीज़ करते रहोगे। HNu ले लो और या तो फिर 560 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर, टू नॉट स्टिक टू 560, ये ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है। रिएक्शन कब इग्नाइट हो गई, ठीक। और जो रिएक्शन होनी है उसमें क्या होना है, CH3 CH2 Br, एक हाइड्रोजन हटी और HBr निकल गया, एक ये लग गया, ठीक। ब्रोमोमेथेन या ब्रोमोमेथेन, सॉरी, ये बन गया ब्रोमो एथेन, ये बन गया। अच्छा, ध्यान रखना कि ब्रोमीन जो है ये रिएक्शन कर जाती है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से रिएक्ट करती है, बट क्लोरीन से कम रिएक्ट करती है, क्लोरीन से कम रेडली रिएक्ट करती है, रिएक्ट्स लेस रेडली देन क्लोरीन, ठीक, ध्यान रखें इसको। और कोई लेकिन क्लोरीन से कम धीमे रिएक्ट कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम है, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब आयोडीनेशन, आयोडीन की रिएक्शन बेसिकली है ना। आयोडीन की रिएक्शन देखो क्या है, आयोडीन की प्रॉब्लम है, मैं प्रॉब्लम बताता हूँ आपको क्या है। मान लो आपने मीथेन लिया और सोचा कि आयोडीन की रिएक्शन करा दें, तो आयोडीन से क्या बनने वाला है, CH3I और HI निकल जाएगा बाहर। ये HI खुद अपने आप में एक शानदार रिड्यूसिंग एजेंट है, हम लोगों ने अभी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टीज़ की भी देखी भी थी। तो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या हुआ, ये फिर से टूटेगा, है H यहाँ अटैक करेगा, I यहाँ चला जाएगा, दोबारा से यही प्रोडक्ट बन जाएगा। इसीलिए तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसीलिए रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो जो एल्केन बना था वही एल्केन आपको वापस मिल जाता है, इसलिए आयोडीन की रिएक्शन से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। पर मान लो कि आपकी जिद है कि नहीं, हमें तो आयोडीन से रिएक्शन करानी है, आयोडीनेशन कराना ही कराना है, कैसे कराया जाएगा। तो डायरेक्ट तो नहीं हो सकता, अगर डायरेक्ट करोगे तो यही तमाशा है, जो होना है तो यही होना है। आप इस HI जो बन के आ रहा है, ये अगर इसको अपने मिथाइल आयोडाइड को अगर रिड्यूस ना करा पाए तो मज़ा आ जाए, तब तो अपने पास मिथाइल आयोडाइड बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सही है। इसका मतलब ये है कि आप इसको किसी तरह ख़त्म कर दो, और ख़त्म करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है कि आप HNO3 का इस्तेमाल कर लीजिए। ये HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड। जब आप नाइट्रिक एसिड लेके चलते हैं तो नाइट्रिक एसिड के साथ में आपके साथ वाटर बनता है, NO2 बनता है और आयोडीन निकल जाती है, मज़ा आ गया। जो HI बन के आ रहा था, जो फर्दर रिड्यूस कर रहा था अपने प्रोडक्ट को, अगर आपने सैंपल के अंदर HNO3 लेके रखा हुआ है तो जो भी HI बन के आएगा वो फिर CH3I को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, जबकि खुद इससे रिएक्ट करके आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और आयोडीन में कन्वर्ट हुआ है तो यार इसको सपोर्ट करने वाला है,
ये और ज़्यादा रिएक्शन करेगा मीथेन से, बिल्कुल। तो आप HNO3 से बच सकते हैं। और किससे बच सकते हैं? HNO3 से, HIO3 से बच सकते हैं, है ना, HGO से बच सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिख के आपके लिए बता देता हूँ कि मान लो आपने लिखा हुआ है HGO, है ना, और HI, तो क्या होने वाला है यहाँ से? HgI2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा। तो गौर से देखो, जो HI है उसको आपने सुलटा दिया, बात ख़त्म। ऐसा आज हम फ्लोरिनेशन, मैंने पहले ही कहा, थोड़ी सी डरावनी रिएक्शन है, बचना चाहिए फ्लोरिनेशन से, मुश्किल काम है। बहुत ज़्यादा वाइग्रस रिएक्शंस होती हैं फ्लोरीन की। दूसरा है कि अगर वाइग्रस इतनी ज़्यादा है तो ऑर्डिनरी कंडीशंस में उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। लेकिन अगर फिर भी ऑर्डिनरी कंडीशंस को हटा करके कुछ अपनी अच्छी कंडीशंस लगा करके रिएक्शन को बैलेंस कराने की या फिर कंट्रोल करके रिएक्शन को कराने की कोशिश की जाए फ्लोरीन की, तो हाँ, रिएक्शन हो सकती है। जैसे मान लो CH3CH2Cl आपके पास बना हुआ था। ये आप कैसे बनाओगे? क्लोरीन की रिएक्शन करा के, जैसे आपने ब्रोमीन की रिएक्शन करा के बनाया था ना, एथेन के साथ कराई थी तो पहला प्रोडक्ट यही मिला था। वैसे आप क्लोरीन की रिएक्शन करा सकते हो। तो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन से आप बचिए, फ्लोरीन को डायरेक्ट मत ऐड करिए। आप इस तरह ऐड करिए कि पहले आपके पास एक एल्काइल हैलाइड बना हुआ है और एल्काइल हैलाइड से आप Hg2F2 की रिएक्शन कराइए। इससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं, जहाँ जहाँ क्लोरीन है वहाँ वहाँ फ्लोरीन जुड़ जाएगा और Hg के साथ क्लोरीन हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन तो क्लोरीन को आसानी से डिस्प्लेस करेगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो 2CH3CH2, यहाँ पे आया F और हमारे पास बनेगा Hg2Cl2। ये बन गया, देखो फ्लोरिनेट करा दिया, बिल्कुल करा दिया। अब फ्लोरिनेट करा दिया, पर फ्लोरीन की वो धमाकेबाजी यहाँ दिखाई सुनाई नहीं देती। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कराओगे तो अच्छे खासे धमाके होते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्वार्ड्स रिएक्शन। कोई बच्चा अगर ये सोचता है कि रिएक्शन में नाम याद नहीं करना, तो भूल जाइए। जहाँ जहाँ आपको स्पेसिफिकली नाम बताए जाएं कि फलाना रिएक्शन है, ढमकाना रिएक्शन है, केमिस्ट्री के अंदर आपको रिएक्शन नाम से याद होनी चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये Hg2F2 की क्या कोई ख़ास बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये जो Hg2F2 लिया है, इस Hg2F2 की जगह कुछ और भी ले सकते थे। जैसे आप AgF लेकर काम कराते तो भी सेम रिएक्शन होती। मान लो आप SbF3 से काम कराते तो भी यही होता। ठीक, आप आर्सेनिक से भी काम करा सकते थे, ये भी ठीक है, तो भी ये रिएक्शन होने वाली थी और यही प्रोडक्ट बनते, स्वार्ट्स रिएक्शन ही कहलाती, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, ध्यान रखें इस बात को। अच्छा, कुछ बच्चे इस बात पे थोड़ा सा परेशान होते हैं कि सर एथेन तो ठीक है, एथेन में एक जिस भी कार्बन पे क्लोरीन लगा दो, जैसे अभी बनाई ना, हमने कहा कि ब्रोमीन की रिएक्शन कराई थी तो CH3 उसके बाद Cl2 लगा दो तो फिर CH3CH2Cl बनेगा और HCl निकलेगा, कोई परेशानी नहीं H2 लगा के। लेकिन कई बच्चे पूछते हैं कि सर ये CH3 ना, ये CH2 और ये CH3, अब इसमें आप क्लोरीन की रिएक्शन कराइए, बताइए क्या बनेगा। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो टर्मिनल कार्बन दोनों आइडेंटिकल हैं, तो ये मत समझना कि मैं लेफ्ट वाले कार्बन पे लगाऊँ या राइट वाले कार्बन पे लगाऊँ, दोनों आइडेंटिकल हैं। और एक बीच वाला कार्बन की पॉसिबिलिटी है। किस पर जाएगा हमारा क्लोरीन? तो दिमाग में रखें, दोनों प्रोडक्ट बनते हैं CH3CH2CH2Cl और CH3CH3 और ये Cl। ठीक, जो ऊपर का प्रोडक्ट है ये लगभग 45% होता है और जो नीचे का प्रोडक्ट है ये 55% होता है। अब कोई ये भी नहीं कह सकता कौन मेजर कौन माइनर, क्योंकि जितना डिफरेंस है वो बहुत कम है। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि कौन मेजर कौन माइनर, है ना। वैसे 55% को मेजर कहना चाहो कह लो, बट उसका कोई बहुत बड़ा खास चमत्कारी वैल्यू नहीं है उसकी। दूसरी बात क्या है कि अगर तुमसे कोई पूछे कि क्लोरीन और ब्रोमीन के जब हेलोजन लगाना चाहो इसमें, तो आइसोमेरिक एल्केन्स के अंदर, तो कौन से एल्केन्स आसानी से सब्सटीट्यूशन देते हैं? ठीक, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ईज ऑफ सब्सटीट्यूशन, देखना, ईज ऑफ सब्सटीट्यूशन 3rd डिग्री एल्केन्स के अंदर सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री के अंदर उससे कम, 1 डिग्री के अंदर सबसे कम होती है। रट के रखना है, मतलब नियो के अंदर सबसे पहले सब्सटीट्यूशन होगा। अच्छा, और फिर
फिर किसी आइसो वाले के ऊपर, और फिर नॉर्मल वाले के ऊपर। मतलब आपको 5 कार्बन के 3 एल्केन्स बना के दिए हैं, एक नॉर्मल और एक आइसो, एक नियो। तो आप सब्स्टिट्यूशन कहाँ सबसे आसानी से करा पाएंगे? आप नियो के अंदर करा पाएंगे। क्लियर है? सबसे पहले आप किसमें करा पाएंगे? नियो के अंदर करा पाएंगे। ध्यान रखें इस बात को। और फिर रिलेटिव जो स्ट्रेंथ है वो तो इस बात पर डिपेंड करेगी कौन सा हेलोजन आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक। अब मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। मैंने कहा था मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे भैया केमिकल रिएक्शंस के अंदर। तो जो हम लोगों ने अभी ये क्लोरीनेशन वगैरह पढ़ी हैं, इन रिएक्शंस की मैकेनिज्म की चर्चा करो। मैकेनिज्म देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैकेनिज्म में ध्यान दो कि मैकेनिज्म है कौन से टाइप की। मैंने कहा था फ्री रेडिकल बनते हैं, तो फ्री रेडिकल टाइप की मैकेनिज्म है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो भी हो रही है। अच्छा, फ्री रेडिकल है तो पहला स्टेप कौन सा है? आओ देखो, पहला स्टेप करते हैं। फर्स्ट स्टेप इस रिएक्शन का जो है दैट इज चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन क्या है? अरे कुछ नहीं, रिएक्शन शुरू हो रही है। मैं आपको इंग्लिश लिख के नहीं दिखाऊंगा, बस आपको जो भी है वो रिएक्शन करके बता रहा हूँ। ठीक। तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl, आपने यहाँ पे सनलाइट ले रखी है। सनलाइट इस क्लोरीन मॉलिक्यूल पे पड़ती है, जिसकी वजह से क्लोरीन का मॉलिक्यूल बहुत ही एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड हो जाता है, और ये होमोलिटिक टाइप का बॉन्ड फिजन होता है। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होने का मतलब क्लोरीन फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल बनते हैं। दीज आर फ्री रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन। ठीक, ये फ्री रेडिकल बन गए भाई क्लोरीन के, मज़ा आ गया। अब जो फ्री रेडिकल बने इसके बाद क्या होता है? इसके बाद सर दूसरा स्टेप आता है। दूसरा स्टेप कौन सा होता है? वो होता है चेन प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मतलब रिएक्शन का आगे बढ़ना, चेन प्रोपगेशन। ठीक। और रिएक्शन मैकेनिज्म इसी तरह लिखी जाती है, ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है ना? अब समझो क्या है। तुम्हारे पास मीथेन था, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक। आपके पास एक फ्री रेडिकल आता है जो ये कहता है कि मुझे तो रिएक्ट करना है, तो भाई करो। तो रिएक्ट करने के लिए ये आदमी इस पे अटैक करता है, हाइड्रोजन पे। और जैसे हाइड्रोजन पे अटैक करता है, हाइड्रोजन से दोस्ती करता है, वैसे ही ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है। जैसे ही कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, अब ध्यान देना कि मैं आधा एरो बना रहा हूँ। आधा एरो बनाने का मतलब ये हुआ कि अपना ही इलेक्ट्रॉन लेके आया है। यहाँ बना क्या? फ्री रेडिकल। और ये रहा HCl। कोई दिक्कत? HCl क्यों? जिस कार्बन पे, जिस हाइड्रोजन पे अटैक किया क्लोरीन ने, उसके साथ HCl बना लिया। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होना है? अब कुछ नहीं। जो आपके पास ये फ्री रेडिकल ऑफ कार्बन बचा हुआ है, और इसके बाद एक और क्लोरीन का फ्री रेडिकल भी तो था। 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल थे, अभी तो सिर्फ एक ही का काम हो पाया था। ठीक। तो आप ऐसा समझो कि यहाँ पे क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल लो, आपको बार बार बॉन्ड तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जो कार्बन का फ्री रेडिकल इट अटैक्स क्लोरीन। जैसे ये क्लोरीन को अटैक करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अगला वाला बॉन्ड तोड़ लेगा, और जैसे ही बॉन्ड टूटेगा वैसे ही CH और यहाँ पे Cl ऐड हो गया, और ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल फिर बन गया। और जैसे ही ये फ्री रेडिकल बना, तो याद करो, एक तो फ्री रेडिकल हम लोगों ने सनलाइट से तोड़ा था क्लोरीन मॉलिक्यूल का। अब आपको दोबारा सनलाइट देकर के फ्री रेडिकल बनाने की ज़रूरत नहीं है। असल में कार्बन जाकर के क्लोरीन को अटैक कर रहा है, क्लोरीन मॉलिक्यूल को, और क्लोरीन मॉलिक्यूल खुद टूटा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि क्लोरीन का फ्री रेडिकल एक बार क्रिएट कर दिया जाए, उसके बाद रिएक्शन अपने आप उसको टेक केयर कर लेती है। और ये इस्टेब्लिश कैसे होती है बात? कि आप सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन को इनिशिएट कर दीजिए, बाद में लाइट को आप ऑफ भी कर दीजिए, तो रिएक्शन होती रहती है। दिस इज़ द मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन। ठीक। अच्छा, ये रिएक्शन बस यहीं ख़त्म हो गई? आपने तो CCl4 तक बना दिया था। अरे कुछ नहीं, बेसिकली यही रिएक्शन फॉलो करते जाओ। एक Cl तोड़ो, और ये जो अगला फ्री रेडिकल निकल के आया है ये वाला, ये फ्री रेडिकल को आप इसी पे अटैक करा दीजिए, इसके ऊपर। इसके किसी एक हाइड्रोजन पे अटैक करा दीजिए, हाइड्रोजन टूटेगा और कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा। कार्बन फ्री रेडिकल को फिर किसी ऐसे क्लोरीन मॉलिक्यूल पे आप अटैक कराइए, एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल दोबारा बनेगा। इसी को रिपीट कराते जाइए जब तक काम हो ना जाए। कोई दिक्कत तो नहीं? होना नहीं चाहिए। अगला स्टेप क्या होने वाला है, सोचो ज़रा। अगला स्टेप होने वाला है चेन टर्मिनेशन। मतलब 3 स्टेप में रिएक्शन, एक इनिशिएशन, एक प्रोपगेशन और एक टर्मिनेशन। तो लिखो भाई चेन टर्मिनेशन।
चेन टर्मिनेशन कैसे होती है भाई? चेन टर्मिनेशन समझो, क्लोरीन फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ClCl, ठीक। मिथाइल फ्री रेडिकल और मिथाइल फ्री रेडिकल ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? CH3 ठीक। और एक तो CH3 और एक ये Cl, ये मिलके क्या बना रहे हैं? CH3Cl। समझो इस बात को। इससे क्या फ़ायदा हुआ? अगर इन तीन पॉसिबिलिटीज़ के काम हो गए एक साथ तो जितने फ्री रेडिकल्स हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे, और जैसे ही सारे फ्री रेडिकल ख़त्म होंगे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रपोज्ड मैकेनिज्म है जो कि सारी की सारी रिएक्शन के टाइप को एक्सप्लेन कर देती है, इसलिए माना जाता है कि बिल्कुल सही भी होगी और कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है इसमें, हमें झगड़ा भी नहीं करना इससे। अच्छा, अब अगला स्टेप क्या है? तो समझो अगला स्टेप इज़ नाइट्रेशन। ध्यान रखें, हम लोगों ने अभी हेलोजिनेशन पढ़ा है, तो दूसरी रिएक्शन जो है दैट इज़ नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या है? समझो कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाई NO2 ग्रुप। मैंने पहले कहा था एक एटम हो चाहे उसका ग्रुप हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसी को हम नाइट्रेशन बोलते हैं। बेसिकली हाइड्रोजन हटाओ, NO2 जोड़ो। NO2 कैसे जोड़ी जाएगी? आइए देखिए, मान लीजिए आपके पास मेथेन है, मेथेन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे क्यों लिख रहे हैं? बेसिकली एक हाइड्रोजन हटाना है ना, इसलिए अलग करके लिख लिया है। और NO2 जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? तो हमें पता है जब भी कभी NO2 कहीं भी जोड़ना हो तो आप HNO3 से अच्छा कोई सोर्स नहीं है उसका, और जो आप HNO3 लें वो थोड़ा सा फ्यूमिंग हो, है ना, गरम वरम कर लीजिए, फ्यूमिंग टाइप का HNO3 ले लीजिए। जब HNO3 आएगा तो H2O निकल जाएगी और आपके पास CH3NO2 ये बनेगा। इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको नाम देते हैं नाइट्रोमेथेन। और लॉजिक भी बहुत क्लियर होगा कि नाइट्रो नाइट्रो है NO2 और एक कार्बन है इसलिए मेथेन। दिमाग में ये बात रखें कि जो रिएक्शन मैंने लिखी है अभी इस डब्बे के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर जो नाइट्रोमेथेन का परसेंटेज यील्ड है वो परसेंटेज यील्ड बहुत कम होता है, यील्ड इज लो। कोई दिक्कत नहीं, देखिए और करें। देखो मैं 2 कार्बन के साथ दिखाता हूँ आपको रिएक्शन, CH3 इसकी चर्चा आप कर लीजिए HNO3 के साथ। HNO3 और ये फ्यूमिंग ही होना चाहिए। अगर ये फ्यूमिंग है तो 670 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर आप ले लीजिए। CH3 CH2 NO2, ठीक। ये क्या किया? कुछ नहीं, रिएक्शन करी और क्या। एक तो ये है कि इस कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा कोने वाले पे, टर्मिनल कार्बन पे। दूसरा कि CH3NO2 बन जाएगा। ये कहाँ से बना दिया? बेसिकली हमने इस चेन को तोड़ दिया, ठीक। ये आपस में टूट जाएंगे। ये कह दिया कि जो नाइट्रो नाइट्रो ग्रुप है दोनों कार्बन पे अटैच हो जाएंगे और बीच का बॉन्ड जो कार्बन कार्बन का है वो टूट जाएगा, ठीक। तो एक हो गया नाइट्रो एथेन ऊपर वाला और एक हो गया नाइट्रोमेथेन नीचे वाला। कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटना इतना आसान नहीं होता है, चेन को तोड़ देना इज़ नॉट दैट ईजी। तो ये 80% तक बनता है और ये 20% बनता है, जो अपने आप में दिखाता है कि कार्बन चेन को तोड़ना इतना आसान नहीं है। बट 20% सैंपल आने का मतलब ये है कि कार्बन कार्बन चेन टूटती भी है, मैकेनिज्म में कार्बन कार्बन चेन टूटती भी है। बट मेजर प्रोडक्ट जो है वो तो 2 कार्बन का ही अपना नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है, ध्यान रखें। इसके अलावा अगर 3 कार्बन की चर्चा कर ली गई तो क्या होगा? जैसे ही 3 कार्बन की चर्चा करेंगे वैसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी। मान लो प्रोपेन के साथ आपने रिएक्शन कराई तो एक तो आपकी सिंपल चेन रिएक्शन हो जाएगी जिसको आप नाइट्रोप्रोपेन बोलोगे। फिर एक ब्रांच बन जाएगा जिसमें 3 कार्बन होंगे, ठीक। फिर आप एक कार्बन हटा के 2 कार्बन के साथ नाइट्रो लगाओगे, फिर आप एक कार्बन के साथ नाइट्रो लगाओगे। समझे? मैं करके दिखा देता हूँ। देखो जैसे मान लो आपने CH3 CH2 CH3 इसके साथ रिएक्शन कराई और HNO3 की रिएक्शन कराई, 670 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर लिया, तो जो आपके पास निकल के आने वाला है वो सबसे पहले तो आप खुद देखो CH3 CH2
CH3 था तो CH2 कर लीजिए, यहाँ पे NO2 लगा दीजिए। एक तो ये बना, दूसरा CH3 CH CH3 और यहाँ पे आप NO2 लगा दीजिए। ठीक, फिर दो पॉसिबिलिटीज ही दोनों हो गई। इसके बाद आप CH3 CH2 NO2 लगा दीजिए, तो एक कार्बन को हटा करके बना दिया, अब एक और को हटा के बना दीजिए। दीज आर द पॉसिबिलिटीज़ जो बनते हैं, और सिर्फ पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं है, ये बनकर आते हैं। बेसिकली जो पहला वाला आदमी है इसका परसेंटेज यील्ड 25% होता है, और जो दूसरा ये है ब्रांच वाला, ये 40% तक बनता है। ठीक है, बाकी 10-10 20-20% की स्टोरी है इसकी। ये 10% का आदमी है, और ये लगभग 25% के आसपास मान लीजिए, 60-25-25, तो ये 25 बचा, 25% तक यील्ड है। ठीक है, ये स्टोरी है। अब क्या करें, अब कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पढ़ लेते हैं। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब कौन पहले रिप्लेस हो जाएगा, किस तरह का हाइड्रोजन। तो कौन सा हाइड्रोजन, कोई अलग अलग होते हैं, बिल्कुल होते हैं। 3 डिग्री अलग, 2 डिग्री अलग, 1 डिग्री अलग। तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा, 2 डिग्री उससे कम, और 1 डिग्री सबसे कम। जो 3 डिग्री हाइड्रोजन है, 3 डिग्री हाइड्रोजन कौन होता है, वो वाला हाइड्रोजन जो उस कार्बन से जुड़ा हो जिस कार्बन में 3 कार्बन जुड़े हैं, तो वो 3rd डिग्री हाइड्रोजन कहलाता है। ठीक, इस तरह से। अब इस रिएक्शन के अगर मैकेनिज्म को देखें, इसी तरह 2 डिग्री, इसी तरह 1 डिग्री, तो खैर ये तो हम लोगों को आता ही, हम GOC के अंदर बहुत डिटेल में कर चुके हैं। लेकिन अगर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करें, जो अभी HNO3 से कराई, तो मैकेनिज्म कैसे होगी। तो मैकेनिज्म की चर्चा करनी हो तो सबसे पहले तो आपको HONO2, अब समझना कि HNO3 टूटता कैसे है। HONO2 में टूटता है नाइट्रिक एसिड। ठीक, होमोलिटिक टाइप का बॉन्ड फिजन कराइए। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होने में HO और NO2 ये बना। और अब RH ये आपका एल्केन था, इसमें सबसे पहले आप OH को अटैक कराइए। OH अटैक करेगा, कहाँ जाएगा इसका, ये इसके पास, तो वैसे ही ये इधर टूटेगा और वापस ले लेगा, तो ये और H2O बन गया। अब जो हमारा R फ्री रेडिकल है, ये NO2 फ्री रेडिकल से रिएक्ट करेगा और R NO2 बनाएगा। ठीक है, ये नाइट्रो एल्केन बन गया। ये अपनी रिएक्शन है और इसका मैकेनिज्म है, समझे। मैंने यहाँ गलती से ना 2-2 एरो बना दी है, मतलब फुल एरो बना दिया है, वो फुल एरो है नहीं। जब होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है तो आधा आधा एरो दिखाया जाता है, तो वो फिजिकली ये केस है। ठीक है, अब ये मैकेनिज्म थी हमारी। तो हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज़, थोड़े बहुत तो प्रिपरेशन मेथड भी पढ़े, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, उसमें उसके बाद फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करी। केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने एडिशन रिएक्शंस के अंदर, ये सॉरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर हेलोजिनेशन पढ़ा। हेलोजिनेशन में फ्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडिनेशन और क्लोरिनेशन पढ़ा। क्लोरिनेशन के तो 2 केस पढ़ लिए। आयोडिनेशन की प्रॉब्लम जो थी उसको सॉर्ट आउट भी कर लिया, HgO के साथ, HiO3 के साथ, HNO3 के साथ। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी पढ़ लिया, मैकेनिज्म सीखी हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने नाइट्रेशन सीखा, नाइट्रेशन की मैकेनिज्म सीखी। अगली चर्चा जो होगी वो इसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर सल्फोनेशन की होगी। तो उम्मीद ये रहेगी कि काम हम लोग जो शुरू करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, वो सल्फोनेशन से शुरू करेंगे। और सल्फोनेशन के बाद कहीं हम नए टाइप की रिएक्शन में आएंगे जिसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, है ना। उसके बाद आइसोमर्स कैसे बनाए जाते हैं, किस तरह से नॉर्मल ब्यूटेन को आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर एरोमेटिसिटी कैसे ले आते हैं, एक ओपन चेन कंपाउंड को क्लोज चेन कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेसिकली कोई भी मान लो अपने पास हेक्सेन है, अब हेक्सेन से अगर बेंजीन बनानी हो तो कैसे क्रिएट करेंगे बेंजीन को। तो बेंजीन बनाने के प्रोसेस को या एरोमेटिक कंपाउंड बनाने के प्रोसेस को हम नाम देते हैं एरोमेटाइजेशन। और पायरोलिसिस इसके बाद आएगा एक शब्द। इस तरह के कई सारी रिएक्शंस हैं एल्केन्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। तो एग्जॉस्टिवली करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।